नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर सांगवान एग्जाम जे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, सीईटी ग्रुप डी का पेपर बहुत जल्द सरकार कंडक्ट करवाने जा रही है और जिसमें साइंस का बहुत अच्छा खासा वेटेज रहेगा, लगभग 15%। तो उसी रिगार्डिंग हम अभी साइंस की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और साइंस में हम फिलहाल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्टरी ये अपना क्लास रहेगी और इसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में बच्चों इसको रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है ओपन सिस्टम और दूसरा है क्लोज सिस्टम। जो क्लोज सिस्टम है उसके अंदर जो ब्लड है वो अपना वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है। थ्रू वेसल्स। लेकिन जो ओपन सिस्टम है अपना, उसके अंदर किसी भी वेसल्स का की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ब्लड डायरेक्ट ऑर्गन्स के थ्रू फ्लो होता है। ब्लड डायरेक्टली फ्लो फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर। इसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो नॉर्मली मैमल्स के अंदर होता है या ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। ह्यूमन बींग्स एंड मैमल्स। मैमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज होता है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किसके अंदर होता है? जैसे कॉकरोच हो गया, इंसेक्ट हो गया, ऑक्टोपस हो गया, इन सभी के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अपना ओपन होता है। बिल्कुल देसी तरीके से अगर हम देखना चाहें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि जितने भी ये जीव हैं इनको अगर हम उल्टा करके देखेंगे तो हम इनको इनके ब्लड फ्लोइंग को देख सकते हैं। लेकिन क्लोज सिस्टम में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डीपर पार्ट में फ्लो करता है, आर्टरी में फ्लो करता है, वेन में फ्लो करता है। तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे जो मेन कंपोनेंट है वो अपना ब्लड है। उसके अंदर सबसे जो मेन कंपोनेंट है वो अपना ब्लड है। ब्लड से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो पहला ये क्वेश्चन बनता है कि जो ब्लड है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। तो ब्लड की पीएच वैल्यू है वो अपनी 7.4 होती है। 7.4। उससे आगे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है। तो इसकी प्रकृति है स्लाइटली बेसिक प्लस में एल्कलाइन। ब्लड का पीएच 7.4 होता है और इसका नेचर है वो स्लाइटली बेसिक प्लस एल्कलाइन होता है। देखिए, स्लाइटली बेसिक का मतलब हम सभी को पता है कि जिस भी केमिकल्स की जो पीएच है वो 7 से मोर देन होती है वो सब बेसिक हो जाते हैं और लेस देन 7 एसिडिक होते हैं। और एल्कलाइन का मतलब होता है सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलनशील। हम सबको पता है कि ब्लड है वो पानी में बहुत अच्छे से घुल सकता है, सोल्यूबल है, इसलिए इसको एल्कलाइन कहते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अगर ब्लड की पीएच है वो 7 से कम हो जाए या 7.4 से बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल हमारा एडवर्स एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ब्लड का
सॉरी ब्लड के पीएच का अगर पीएच बढ़ और कम हो जाता है तो उसके बारे में हम आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जो ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू हमने ध्यान रख ली। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड। उसको क्या कहा जाता है, उसके लिए हमें ध्यान रखना है। उसको कहा जाता है हेमेटोलॉजी। ब्लड मतलब रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्लड है क्या। तो ब्लड आपका एक फ्लूइड है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हिंदी में इसको संयोजक ऊतक कहते हैं, संयोजक ऊतक। फ्लूइड का मतलब होता है एक प्रकार से एक टाइप का लिक्विड, थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड। जैसे हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे जो स्टेट ऑफ मैटर है, पदार्थ की अवस्थाएं हैं, उसके अंदर आपका एक फ्लूइड होता है। तो आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। संयोजिक ऊतक का मतलब है एक दूसरी चीज को जोड़ने वाला आपका ये ऊतक है, इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि इसकी अमाउंट कितनी होती है। अमाउंट बोले तो मात्रा, तो मात्रा मेल और फीमेल में अलग अलग होती है थोड़ी सी, मेल और फीमेल। मेल के अंदर 5 से 6 लीटर होता है ब्लड, 5 से 6 लीटर, और फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर। फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर होता है, 4 to 5 लीटर ब्लड होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा थोड़ा सा और साइंटिफिकली हम बात को ध्यान रखें तो ये हो सकता है कि 7% ऑफ बॉडी वेट, मान लीजिए किसी इंसान का वजन 100 किलोग्राम है तो उसके अंदर नॉर्मली अमाउंट जो ब्लड की होगी वो लगभग 7 लीटर के आसपास होगी। तो ये फिक्स नहीं है कि हमेशा 4 से 5 लीटर या 5 से 6 लीटर ही रहेगा, ये वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू बॉडी वेट। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। लेकिन नॉर्मली अगर हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ध्यान रखना है मेल के अंदर 5 से 6 लीटर और फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि इसको मेजर किससे करते हैं, ब्लड को मेजर किससे करते हैं। तो मेजर करने का यंत्र है, उसको हम नाम से याद रखना है, उसका नाम रहेगा हेमोसाइटोमीटर। साइटोमीटर ये आपका एक यंत्र है जिससे हम ब्लड को मेजर करते हैं, हेमेटोसाइटोमीटर। देखिए टर्मिनोलॉजी है, हिंदी और इंग्लिश इनमें दोनों सेम ही रहती हैं लगभग, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ हिंदी की जरूरत पड़ेगी मैं हिंदी में वो वर्डिंग लिख रहा हूँ, बाकी कोई और ज़रूरत हो तो बता देना। उसके बाद हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का फंक्शन या कार्य क्या है। तो रक्त का जो कार्य है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना, ये एक मुख्य कार्य है ब्लड का, रक्त का। उसके बाद ब्लड का कलर कैसा होता है, तो वो होता है रेड, रेड इन कलर। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, तो उसके लिए आपको एक पिगमेंट ध्यान रखना है। देखिए कोई भी किसी भी प्रकार का जीव है उसके ब्लड का अलग अलग कलर होता है और उसके पीछे एक पिगमेंट काम करता है, उस पिगमेंट का भी हमें ध्यान रखना है। तो ब्लड का रंग लाल है, वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे आपसे तो क्योंकि ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती हैं और आरबीसी का कलर रेड है, वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उससे आगे हम बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन दो चीजों से बना है, हिम प्लस में ग्लोबिन। देखिए ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन और हिम का मतलब होता है आयरन, Fe, जिसको आप आयरन बोलते हो। और जो ये आयरन हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, या हम कहें कि ब्लड के अंदर पाया जाता है, वो मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है। तो जो हिम है या आयरन है, ये हमें मिलता है इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स। केमिस्ट्री में हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करेंगे, मेटल नॉन मेटल के हिसाब से हम बात करेंगे, तो वो आयरन आपकी एक मेटल है, लेकिन हमारे शरीर में मेटल आयरन नहीं मिलती। वो आयरन जो मिलता है वो इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स मिलता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ब्लड है ना, जो ब्लड है वो दो प्रकार का होता है। एक प्योर ब्लड और दूसरा इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड को अशुद्ध रक्त कहते हैं और जो प्योर ब्लड है वो है आपका शुद्ध, ये रहेगा शुद्ध रक्त। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्योर ब्लड है उसके अंदर कौन सी गैस की मात्रा ज्यादा होती है। तो जो प्योर ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन वो मैक्सिमम होता है और इम्प्योर ब्लड के अंदर CO2 मैक्सिमम होता है। CO2 मैक्सिमम होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है उसको हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और इम्प्योर ब्लड है उसको डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सी ब्लड कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या प्योर ब्लड है उसका कलर कैसा होता है। इसका कलर होता है रेड। हम सबको पता है रेड, अभी अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो अपना ब्लड है या HB है उसका कलर रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन। उसके साथ साथ आपसे ये पूछ सकता है कि जो इम्प्योर ब्लड है उसका कलर कैसा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अपना लाइट ब्लू होता है, इसका जो कलर है वो लाइट ब्लू होता है। देखिए ये CO2 की अमाउंट पे डिपेंड करेगा। हो सकता है लाइट ब्लू हो जाए, अगर CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो हो सकता है डार्क ब्लू हो जाए। तो इसको हम परफेक्टली नहीं कह सकते। तो हमें ध्यान रखना है लाइट ब्लू या डार्क ब्लू कलर होता है वो इम्प्योर ब्लड का, जिसके अंदर CO2 की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्योर ब्लड है वो शरीर के किन वेसल्स के अंदर बहता है। तो उसके लिए जो प्योर ब्लड है ना वो आर्टरी में फ्लो होता है। ये फ्लो होता है आर्टरी। ठीक है। और जो इम्प्योर ब्लड है वो फ्लो होता है वेन के अंदर, फ्लो इन वेन। देखिए आर्टरी को हिंदी में धमनी कहते हैं। धमनियों के अंदर फ्लो होता है वो अपना प्योर ब्लड होता है। और वेन मतलब सिराएं। वेन मतलब सिराएं होती हैं। तो सिराओं के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो इम्प्योर होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, CO2 युक्त होता है। ये सब बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो अपना प्योर ब्लड है, ठीक है, वो शरीर के डीपर पार्ट का मतलब ये है थोड़ा सा गहराई में, ठीक है, ये फ्लो होता है डीपर पार्ट। गहराई में फ्लो होता है, मतलब हम नॉर्मली देख नहीं सकते। और इसका फ्लो होता है वो अपर पार्ट में होता है। अपर पार्ट का मतलब क्या है, ये ज़्यादा गहराई में नहीं होता है, हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी अपने वेन्स हैं जिनसे ब्लड चलता हुआ हम देखते हैं वो अपने वेन्स हैं। और उसमें इम्प्योर ब्लड होता है जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके आगे हम बात करते हैं कि नॉर्मली अपने ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। भाई हम सबको पता है ब्लड आपका एक लिक्विड है, फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है, पीएच 7.4 है, ये सब बातें हमें पता है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लड के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, भाई किन किन चीज़ों से मिलकर ब्लड बनता है। तो सबसे पहले है अपना O2। सबसे पहले अपना O2, ब्लड के अंदर O2 है, अभी हमने देखा। उसके साथ साथ CO2 भी होती है ब्लड के अंदर, बिल्कुल होती है। उसके बाद ब्लड के अंदर वाटर भी बहुत ज़्यादा होता है, हम सबको पता है, बिल्कुल होता है। उसके साथ साथ ब्लड से यूरिन भी बनता है, तो यूरिन भी इसका एक पार्ट हो गया, यूरिन। उसके साथ साथ अभी हमने देखा था कि कुछ मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स भी हैं, मिनरल्स भी पार्ट है किसका, ब्लड का। उसके साथ साथ आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना, कुछ न्यूट्रिएंट भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलकर ही हमारा ब्लड बनता है, आपको इस बात का ध्यान रखना। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पिगमेंट से रिलेटेड। पिगमेंट को हिंदी में वर्णक बोलते हैं। पिगमेंट, वर्णक। देखिए किसी भी जीव के ब्लड का कलर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो उसके पिगमेंट पे डिपेंड करता या उसके वर्णक पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के ब्लड का कलर है वो कैसा होता है, मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे सर ऑक्टोपस के ब्लड का कलर है वो ब्लू होता है, ब्लू। और आपसे वो ये पूछे कि ऑक्टोपस के ब्लड का कलर ब्लू किस के कारण होता है, अगर इस बात का आपने पूछना है तो आपको ध्यान रखना है हीमोसाइनिन के कारण। ऑक्टोपस के ब्लड का कलर ब्लू होता है ड्यू टू हेमोसाइनिन। हीमोसाइनिन के कारण ऑक्टोपस के ब्लड का कलर है वो ब्लू होता है, इस बात का ध्यान रखना। उसके साथ साथ आपको कॉकरोच के ब्लड का भी कलर ध्यान रखना है। कॉकरोच के ब्लड का कलर है वो व्हाइट होता है। आपसे ये पूछे कि व्हाइट किसके कारण होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है, तो आप बता देंगे हीमोसाइनिन। सॉरी, कॉकरोच है वो आपका कलर रहेगा ड्यू टू हीमोलिम्फ। ठीक है बच्चे, तो हमें ध्यान रखना है जैसे नॉर्मली हमारा जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो आपका ऑक्टोपस है उसका कलर ब्लू होता है, किसके कारण, हीमोसाइनिन के कारण होता है। और जो कॉकरोच है उसके ब्लड का कलर है वो हीमोलिम्फ के कारण होता है। इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है, इतनी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं और इस बात को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने पीछे अगर आपको ध्यान हो तो एक बात आपसे पूछी थी कि जो पीएच ऑफ ब्लड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ब्लड की पीएच है हमने देखा था कि इसकी पीएच है वो 7.4 होती है और स्लाइटली बेसिक प्लस अल्कलाइन इन नेचर है, ये बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान रखना। और मैंने आपसे ये कहा था कि इफ़ द ब्लड इज लेस देन 7, इफ द pH of blood is less than 7, then blood become। मैं आपसे पूछूं कि अगर रक्त है, ब्लड है, उसकी पीएच 7 से कम हो जाएगी तो ब्लड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, तो ब्लड बिकम वाटर। बहुत बार डॉक्टर से आपने ये बात सुनी होगी कि उस व्यक्ति को हम नहीं बचा पाए, क्यों नहीं बचा पाए, क्योंकि उसके रक्त का, खून का पानी हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी मानव का, व्यक्ति का जो ब्लड है उसकी पीएच 7 से कम चली जाती है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ब्लड बिकम वाटर, कि रक्त है वो पानी बन सकता है। इसका एडवर्स इफेक्ट भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या सर ये पीएच कम होने से ही ऐसा होता है, पीएच ज़्यादा होने से भी कोई एडवर्स इफेक्ट होगा, तो बिल्कुल होगा। तो वो क्या होगा, तो देखो, इफ द पीएच
इज मोर देन 7.4 देन ब्लड बिकम, आपसे पूछा जाए कि भाई अगर पीएच ब्लड की 7.4 से ज़्यादा हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ब्लड बिकम क्लॉट। हम क्या कह सकते हैं कि मानव शरीर के अंदर, देखिए मानव शरीर के अंदर जो आर्टरी और वेन्स हैं, धमनियाँ और शिराएं हैं, उनके अंदर रक्त है वो लगातार बहता रहता है। लेकिन अगर इसका पीएच अच्छे से मेंटेन ना हो, 7.4 से ज़्यादा चला जाए, 8 के आसपास चला जाए, तो ब्लड बिकम क्लॉट हो जाएगा। क्लॉट का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग की पॉसिबिलिटी है ना, ब्लड क्लॉटिंग जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। और आप सभी को पता है कि अगर मानव शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो गया तो फिर आर्टरी और वेन के अंदर ब्लास्ट हो सकता है, किसी भी मसल्स के अंदर ब्लास्ट हो सकता है, जिससे हमें बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पीएच है वो ब्लड का बहुत अच्छे से हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है, ना 7.4 से ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर हो जाएंगे। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद इससे बाद हम आगे बात करते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड के अंदर मेन चीज़ें हैं क्या। तो ब्लड के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो अपना लिक्विड पार्ट है, एक अपना लिक्विड पार्ट है, लिक्विड, और दूसरा पार्ट है सॉलिड। कई बार तो इतना ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट ज़्यादा होता है कि सॉलिड ज़्यादा होता है। तो हम सभी को पता है इस बात का कि भाई ब्लड है नॉर्मली लिक्विड बोल सकते हैं या इन फॉर्म ऑफ फ्लूइड कह सकते हैं। तो इस बात का तो पता ही है कि इसमें आपका सॉलिड पार्ट तो कम ही रहेगा, लिक्विड ज़्यादा रहेगा। तो बिल्कुल सही बात है कि आपका ब्लड है उसके अंदर 55% जो पार्ट है वो लिक्विड का होता है और 45% पार्ट है वो सॉलिड का होता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि सर लिक्विड जो पार्ट है उसके अंदर मेन कंपोनेंट ब्लड का क्या है, तो उसका हमें ध्यान रखना है कि जो लिक्विड पार्ट है, जो 55% वाला पार्ट है, उसके अंदर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा 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 55% होता है और 45% होता है वो सॉलिड पार्ट होता है। और सॉलिड पार्ट को हम क्या कहेंगे, सेल्स कहेंगे या कॉर्पसल्स कहेंगे। इनको हम कहते हैं सेल्स या कॉर्पसल्स। हिंदी में इसको कणिकाएं बोलते हैं, हिंदी में कणिकाएं बोलते हैं। भाई सॉलिड को ठोस बोलते हैं, लिक्विड को द्रव बोलते हैं। इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा 55% है, 45% आपका क्या है, सेल्स हैं या कार्पसल्स हैं, जिनको हिंदी में हम कणिकाएं बोलते हैं। इनके अंदर तीन चीजें आती हैं, एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो कार्पसल्स हैं या सेल्स हैं उनके अंदर तीन चीजें आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कार्पसल्स। इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर ब्लड का फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, ब्लड का फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड है वो बोन मैरो के अंदर होता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड बोन मैरो, बोन मैरो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। अब देखिए जिन बच्चों की बैकग्राउंड साइंस रही है वो सभी जानते हैं कि बोन मैरो और अस्थि मज्जा क्या चीज़ होती है, लेकिन जो बच्चे आर्ट साइड से आए हैं उनको पता नहीं होता कि अस्थि मज्जा ये कौन सी चीज़ है। हाँ सुना बहुत बार है, कई बार सुना है, बोन मैरो के बारे में सुना है, अस्थि मज्जा के बारे में सुना है, लेकिन हमें ये नहीं पता सर कि अस्थि मज्जा होता क्या है। तो देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊं कि हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हड्डियाँ हैं। हमारे शरीर के अंदर लगभग 206 हड्डियाँ हैं, 206 बोन इन ह्यूमन बॉडी। एक वयस्क व्यक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे में तो हड्डियाँ काफ़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। 3 साल के बच्चे में लगभग 272 होती हैं और न्यूबॉर्न बेबी में 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली एक वयस्क इंसान की बात करें तो उसके अंदर 206 बोन होती हैं।
और इन बोन के बीच के अंदर जो स्पेस है उनको हम बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं, और उन्हीं के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे और ज़्यादा डीप में पूछे, आपसे ये पूछे कि कुल कितनी अस्थि मज्जा या कुल कितनी हड्डियां हैं जिनके अंदर आपका ब्लड फॉर्मेशन होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि लगभग 150 टू 160 बोन मैरो ऐसी हैं जहां क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन होता है, ब्लड फॉर्मेशन। देखिए हमने अभी अभी देखी बात कि टोटल जो बोन है वो 206 है, लेकिन जो ब्लड फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, लगभग 150 टू 160 के बीच में। इतनी हड्डियां हैं उनके बीच में ही क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमें इसके बारे में, ब्लड के बारे में और कुछ चीज़ें जाननी है, वो आने वाली क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।